मध्य पूर्व में अमेरिका के लिए निर्णायक क्षण, शक्ति या तुष्टीकरण, ये हमारा मध्य पूर्व है। खालिद अबू टोमे, ये हमारा मध्य पूर्व है। और मुझे लगता है कि संयुक्त राज्य अमेरिका को यह कार्यक्रम देखना चाहिए, क्योंकि असली सवाल यही है। मध्य पूर्व में सबसे ताकतवर कौन है? पहले यह संयुक्त राज्य अमेरिका था, अब यह इजराइल है। यह स्पष्ट है कि आज अरब दुनिया और ईरानी शासन इजराइल का कहीं अधिक सम्मान कर रहे हैं, इजराइल से डरते हैं। लेकिन संयुक्त राज्य अमेरिका के मामले में बात अलग है। अचानक एक तरफ हमारे पास पाकिस्तान, तुर्की और सऊदी अरब के बीच मक्का समझौता है। हमारे पास एक तरह की बोर्ड ऑफ पीस गाजा योजना है, जो हमास के लिए बहुत अनुकूल है, जो चल रहे राजनीतिक और खामोश जिहाद का हिस्सा है। और ईरानी लोग, जैसा कि आज मुझे ईरान के अंदर के लोगों से बताया गया है, ने उस ताकत में विश्वास खो दिया है जो राष्ट्रपति ट्रंप ने पिछले कुछ महीनों तक दिखाई थी। और ये सब हमें क्या बताता है? ये हमें बताता है कि अमेरिका अरबों और मुसलमानों के बीच और मध्य पूर्व के कई लोगों के बीच अपनी विश्वसनीयता खो रहा है। और ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि लोग देख रहे हैं कि संयुक्त राज्य अमेरिका जीत नहीं रहा है। हम अपने कार्यक्रम में लगातार पूर्ण विजय की आवश्यकता का उल्लेख करते रहते हैं, और अगर आप जीत नहीं रहे हैं तो आप हार रहे हैं। यहां कोई बीच का रास्ता नहीं है। नहीं नहीं, ये पूर्ण होना चाहिए। और अरब और मुसलमान, वे अमेरिका को देखते हैं, वे ट्रंप की सख्त बातें देखते हैं, लेकिन वे कोई असली कार्रवाई नहीं देखते। वे ईरानी शासन को हटाने की बातें सुनते हैं, लेकिन फिर भी ईरानी शासन वही है। वे ट्रंप और अमेरिकी प्रशासन की ओर से विरोधाभासी बयान आते देखते हैं, और लोग निश्चित नहीं हैं। तो अरब और मुसलमान असल में कह रहे हैं, उदाहरण के लिए, हम अपनी सुरक्षा के लिए अमेरिका पर कैसे भरोसा करें? हम साझेदारी पर कैसे भरोसा करें? और हम अमेरिकियों पर कैसे निर्भर कर सकते हैं? यही भावना अरबों और मुसलमानों में व्यापक रूप से फैली हुई है। और मुझे लगता है, दुर्भाग्य से, अमेरिकियों को अब भी ये बात समझ में नहीं आई है। वे अरब और मुस्लिम दुनिया से आ रहे संकेतों को समझ नहीं पा रहे हैं, और ये बहुत महत्वपूर्ण है। जिस मक्का समझौते का आपने अभी जिक्र किया, जो मक्का का संयुक्त रक्षा समझौता है, वो भी वही संदेश देता है। दरअसल ये 3 इस्लामी देश हैं, बहुत महत्वपूर्ण देश हैं, जो मूल रूप से अमेरिकियों को बता रहे हैं, हम विकल्प तलाश रहे हैं, अब हमें आप पर भरोसा नहीं रहा। हम अपनी सुरक्षा के लिए आप पर निर्भर नहीं रह सकते। और ये, आप जानते हैं, बहुत प्रभावशाली संदेश है। ए, इत, मैं तो हैरान हूं कि इसने वॉशिंगटन और अन्य यूरोपीय राजधानियों में खतरे की घंटी नहीं बजाई। आपके पास सऊदी अरब है, एक बहुत शक्तिशाली समृद्ध देश जिसके पास कई संसाधन हैं। फिर आपके पास तुर्की है, जिसकी सैन्य उद्योग बहुत उन्नत है, जिसकी एक बड़ी सेना है और जो नेटो का सदस्य है। और फिर आपके पास पाकिस्तान है, पाकिस्तान जिसके पास परमाणु हथियार हैं, एक मुस्लिम बहुल देश जिसके पास परमाणु हथियार है। मेरा मतलब है, ये संयोजन, ये गठबंधन कई लोगों को चिंता में डाल देना चाहिए। और मैं पश्चिमी देशों के लोगों को नहीं देख रहा हूं, आप जानते हैं, चौंक कर कहते हुए, हे भगवान, यहां क्या हो रहा है? इसे एक समय पर इस्लामिक नेटो कहा गया था। और चलिए शब्दों से खेलना बंद करते हैं। यहां जो महत्वपूर्ण है वो शब्दावली नहीं है, जो महत्वपूर्ण है वो प्रतीकात्मकता है। और ये बहुत महत्वपूर्ण है। मध्य पूर्व में प्रतीक बहुत मायने रखते हैं। ये ऐसी बात है जिसे लोग समझते नहीं। अरब और मुसलमान पहली बार एकजुट हो रहे हैं और कह रहे हैं कि अब हमें अमेरिका पर भरोसा नहीं रहा। कहें तो ये सबसे ठोस गठबंधन है या समझौता है, जैसा कि 1962 में सीरिया और मिस्र के बीच संयुक्त अरब गणराज्य के समय हुआ था। जब वो था, आप जानते हैं, अस्थायी था, ज्यादा लंबा नहीं चला, शायद कोई 2 साल ही चला, है ना? हाँ। और यहां आपके पास, आप जानते हैं, यहां आपके पास एक बहुत बड़ा समझौता है, और अमेरिका के लिए एक संदेश है कि एक सऊदी कह रहा है, अगर आप हमें असैन्य परमाणु क्षमता नहीं देना चाहते, तो हम एक प्रमुख परमाणु शक्ति के साथ साझेदारी करेंगे। और दूसरी ओर वे ईरानी शासन के प्रति एक तरह का डर भी दिखा रहे हैं।
संदेश ये है कि वे मानते हैं कि ईरानी शासन अपनी विषम युद्ध नीति में संयुक्त राज्य अमेरिका के मुकाबले जीत रहा है और वे सच में जीत रहे हैं। मेरा मतलब है, ये लगभग चौंकाने वाला है कि इस्लामी गणराज्य के नेतृत्व ने कितनी जल्दी मूल रूप से फिर से ताकत हासिल कर ली है, फिर से उभर गए हैं। हम जानते हैं कि उनके पास अभी भी परमाणु भंडारण है, जैसा कि हम सीरिया के बारे में पढ़ रहे हैं, या उनके पास सीरिया में था। उनके पास इराक में भी है, पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्सेस के बीच। उनके पास अपने प्रॉक्सी पहले से मौजूद हैं। हिजबुल्लाह पूरी ताकत से लड़ रहा है और इजराइल भी लेबनान में पूरी ताकत से लड़ रहा है। और गाजा में हमारे पास एक ऐसी स्थिति है जिसे मैं गहरा गतिरोध कहूंगा, जिसमें इजराइल की स्थिति 7 अक्टूबर के बाद से बेहतर है। लेकिन दूसरी ओर हमास अभी भी पूरी तरह सक्रिय है और जो 15 बिंदुओं वाला क्रियान्वयन समझौता बोर्ड ऑफ पीस ने राजदूत व्लादानोव के नेतृत्व में तैयार किया है, वो वास्तव में ये काम नहीं करने वाला है। ये मूल रूप से हमास को नई सुरक्षा बल में खुद को शामिल करने की शक्ति देता है। असल में उनके पास उस स्टोरेज रूम की चाबी है जहां ये सभी तथाकथित निष्क्रिय किए गए हथियार रखे जाएंगे, और वे अपने व्यक्तिगत हथियार भी रख सकते हैं, जिसका मतलब है एके। तुम जानते हो एके क्या था? एके 37, एके 47, एके 47। हाँ, हमने क्या कर दिया? तो हमें खुद से जो सवाल पूछना चाहिए वो ये है, हम सितंबर 2025 में ट्रंप योजना के अनुसार गाजा के पूर्ण निरस्त्रीकरण से कैसे आगे बढ़े? 15 बिंदुओं वाली रोड मैप के अनुसार अगस्त की शुरुआत में हथियारों के भंडारण तक यहाँ क्या चल रहा है? और 1 अरब बल तक, जिसमें वेस्ट बैंक, यहूदा और सामरिया की फिलिस्तीनी सुरक्षा बलों के बहुत से लोग शामिल होंगे। हाँ, मेरा मतलब है जो टेक्नोक्रेटिक सरकार या समिति इस समय काहिरा में बैठी है वो फिलिस्तीनी अथॉरिटी ही है, बस एक अलग नाम से। दुख की बात यह है कि हमने अतीत की गलतियों से कुछ नहीं सीखा है। फिलिस्तीनी प्राधिकरण ही पीएलओ है। आइए नामों से खेलना बंद करें, रीब्रांडिंग करना बंद करें। टेक्नोक्रेट सरकार ही पीएलओ और फिलिस्तीनी प्राधिकरण है। इसके अधिकांश सदस्य फतह के वफादार हैं, वे अबू माज़ेन के वफादार हैं। अगर श्री व्लादिनो और राष्ट्रपति ट्रंप सोचते हैं कि टेक्नोक्रेट सरकार हथियार मिलने के बाद वे हमास या इस्लामिक जिहाद को गोदामों पर धावा बोलने और हथियार वापस लेने से रोक पाएंगे, वे एक भ्रम में जी रहे हैं। कोई भी हमास को नहीं रोक सकता, कोई भी फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद को इन हथियारों पर फिर से कब्जा करने से नहीं रोक सकता। हाल ही में मैंने जो सबसे हास्यास्पद खबर सुनी, और वैसे मैं उम्मीद करता हूं कि यह सच ना हो, वो ये थी, एक प्रस्ताव है कि किसी भी हमास सदस्य को जो अपनी राइफल सौंप देगा उसे हजारों डॉलर दिए जाएंगे। नहीं, माफ कीजिए, यहां क्या हो रहा है? क्या आप ये हथियार हमास से खरीदने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए, वे लोग हथियार ले लेंगे और फिर उनसे और नए और उन्नत हथियार खरीद लेंगे। आप इन लोगों से हथियार खरीदने के लिए बातचीत क्यों कर रहे हैं? शायद आप अपने हथियार यहां रखेंगे, शायद हम सुरंगों का नक्शा बनाएंगे। और यहां क्या हो रहा है? क्या आप भूल गए कि हमास ने 7 अक्टूबर को क्या किया था? 2023। हमास ने सिर्फ इजराइल पर ही नहीं बल्कि पूरी गाजा पट्टी की आबादी पर भी तबाही ला दी। वहां के लोग अभी भी परेशान हैं। गाजा के बड़े हिस्सों में रहने वाले ज्यादातर लोग अब भी टेंटों में रह रहे हैं। और जो हम अभी देख रहे हैं, भले ही ट्रंप ने अपनी शांति योजना की घोषणा किए हुए 9 या 10 महीने से ज्यादा नहीं हुए हैं, हम देख रहे हैं कि हमास ने इलाका खो दिया है, उसके नियंत्रण वाला इलाका सिमट गया है। लेकिन वे अब भी फिलिस्तीनी आबादी के 90% से ज्यादा हिस्से पर नियंत्रण रखते हैं, और वे अब भी गाजा में वास्तविक सरकार है। तो आपने क्या हासिल किया? हम किस दिशा में जा रहे हैं? मेरा मतलब है, मैं एक रोड मैप देख रहा हूं।
लेकिन ये रोड मैप किस ओर जा रहा है? क्या ये रोड मैप हमास की AK-47 कलाशनिकोव राइफलें खरीदने का है? क्या ये रोड मैप हथियारों को जमा करने का है? जमा करने से आपका क्या मतलब है? और कौन पहरा देगा और रोक पाएगा? हमास और इस्लामिक जिहाद को उन्हें फिर से लेने से कौन रोकेगा? अभी भी बहुत से सवाल हैं जो बाकी हैं। मुझे नहीं लगता कि किसी के पास जवाब हैं, लेकिन मैं आपको बता सकता हूं कि अरब और मुस्लिम दुनिया में इसे नाकामी के तौर पर देखा जा रहा है। सबसे पहली बात, हम 7 अक्टूबर को लगभग 3 साल हो चुके हैं और हमास अभी भी सत्ता में है। ये हमास के लिए जीत है। वैसे रोड मैप हमास के लिए एक राजनीतिक उपलब्धि है, वही जो हाल ही में बोर्ड ऑफ पीस द्वारा प्रकाशित किया गया था। यही बात हिजबुल्लाह पर भी लागू होती है। हिजबुल्लाह अभी भी वहां है, और ये सारी बातें कि आप जानते हैं हिजबुल्लाह को निरस्त्र करना और शायद यहाँ कोई पायलट प्रोग्राम शुरू करना। और इसी विश्वास में ठीक है, समझौता इजरायली सरकार और लेबनानी सरकार के बीच साइन हुआ था। जैसे कि आप जानते हैं, इजराइल को लेबनानी सरकार और लेबनान के राष्ट्रपति से कोई समस्या है। समस्या हिजबुल्लाह है, और हिजबुल्लाह ठीक हमास की तरह अभी भी सत्ता में है। वे अभी भी सक्रिय हैं। बस कल ही उन्होंने 3 इजरायली सैनिकों को बहुत गंभीर रूप से घायल कर दिया। अगर आप पूरी स्थिति को देखें तो आप देखेंगे कि ना तो अमेरिका और ना ही इजराइल जीत रहे हैं। आपके पास ये सारे मोर्चे खुले हुए हैं, और यही संदेश अरबों और मुसलमानों के मन में बैठ रहा है कि अमेरिका और इजराइल कोई भी जीत हासिल करने में असमर्थ है, और ये बहुत बुरा है। और वास्तव उन्होंने ईरानी शासन की क्षमताओं को कम कर दिया है। लेकिन अगर ऐसी धारणा भी ना बने तो यह महत्वपूर्ण नहीं है। और यहां धारणा और वास्तविकता एक दूसरे से बहुत दूर है। ये वास्तव में जिज्ञासा और मैं तो कहूंगा मध्य पूर्व में शासन और उसके प्रॉक्सी गुटों के प्रति डर को भी भड़काता है, जो सभी अपनी जगह पर हैं। अरब और मुस्लिम दुनिया में लोग पूछ रहे हैं, ईरान के परमाणु कार्यक्रम और उसके बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम को रोकने से हॉर्मुज जलडमरू मध्य को फिर से खोलने पर बातचीत करने तक कैसे पहुंच गए। हाँ, मैं अब ट्रंप प्रशासन को परमाणु हथियारों के बारे में बात करते नहीं देखता। मैं उन्हें बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम के बारे में बात करते नहीं देखता। अब तो सब कुछ हॉर्मुजिस जलडमरू मध्य पर ही है, और इसे एक बुरा संकेत माना जा रहा है। अमेरिकियों की कमजोरी के रूप में देखा जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप किसी तरह की जीत या किसी तरह की उपलब्धि दिखाने या हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। आप परमाणु कार्यक्रम में असफल रहे, आप बैलिस्टिक मिसाइलों में असफल रहे, आप ईरानी शासन को हटाने में असफल रहे, तो आपको जनता के सामने किसी तरह की उपलब्धि पेश करनी होगी। और ट्रंप और बाकी पश्चिमी लोगों की नज़र में, मुझे नहीं पता, या उनके अनुयायियों की नज़र में, हॉर्मुजिस जलदमरू मध्य को फिर से खोलना एक बड़ी उपलब्धि है। और जैसा कि मैंने कहा, यह गलत संदेश देता है। आप जानते हैं, ईरानी शासन ने इसे एक दिखावटी अमेरिकी उपलब्धि बना दिया, क्योंकि युद्ध से पहले यह खुला हुआ था। अब यह खुला क्यों था? क्योंकि इस्लामी गणराज्य को डर था कि अगर वे इसे बंद कर देंगे तो उन्हें अमेरिकियों या इजरायलियों द्वारा कुचल दिया जाएगा। और फिर उन्हें एहसास हुआ कि यह अमेरिकी जनता की कमजोर कड़ी बन गई है, या अमेरिकी जनता की कमजोर नस बन गई है, क्योंकि ट्रंप ने इसे तेल की कीमतों, गैस की कीमतों, महंगाई, खाने की कीमतों, विश्व खाद्य कीमतों और ऊर्जा की कीमतों का मुद्दा बना दिया। और ईरानी शासन ने कहा, रुको एक सेकंड, हमारे पास सच में एक जोकर कार्ड है, क्योंकि हम एक सैन्य युद्ध को आर्थिक युद्ध में बदल सकते हैं। और उपराष्ट्रपति वेंस का एक बयान है जिसमें वो कहते हैं कि ये तेल की कीमतें और तेल उत्पादन उनकी नंबर 1 प्राथमिकता है, और नंबर 2 है ईरान का परमाणु कार्यक्रम। तो ये वास्तव में उस बात की पुष्टि करता है जो आपने अभी कही थी। तो और ट्रंप ने खुद कहा था कि अगर फिर से 1933 जैसी महामंदी, विश्व महामंदी आ जाए तो वो बहुत ही भयानक बात होगी। मेरा मतलब है, इस तरह के संदेश जो ईरानी शासन को दिए जाते हैं वे अमेरिका के लिए जहर हैं। और ऐसा लगता है कि हमने पहले भी इस पर चर्चा की है कि अमेरिका अभी भी
6 अक्टूबर की जंग लड़ रहा है, जिसका मतलब है कि वे मानते हैं कि अगर वे ईरान पर जोरदार हमला करेंगे तो ईरान वापस बातचीत की मेज पर आ जाएगा और झुक जाएगा। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। वे वापस बातचीत की मेज पर आते हैं और वे कोशिश करते हैं कि अमेरिकियों को अपनी उंगलियों पर नचाएं। वे देरी करते हैं, झूठ बोलते हैं, तोड़फोड़ करते हैं, धोखा देते हैं। और डोनाल्ड ट्रंप ने ये बातें कही हैं, लेकिन साथ ही आप जानते हैं, ये आतंकवादी शासन जिनका नेतृत्व इस्लामिक रिपब्लिक कर रही है, वे अमेरिकियों को अपनी कूटनीतिक बातचीत में उलझाना चाहते हैं। और आप जानते हैं, जो मैं अरब राजनीतिक विश्लेषकों से सुन रहा हूं, वे कह रहे हैं कि ईरानी शासन और उसके प्रॉक्सी गुट हिजबुल्लाह, हमास और हौथियों की रणनीति, वो इंतजार करने की रणनीति अपना रहे हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि आप जानते हैं जल्दी या देर से ट्रंप चले जाएंगे। तो वे कोशिश कर रहे हैं, वे उम्मीद कर रहे हैं कि वे ट्रंप प्रशासन से ज्यादा टिक पाएंगे। और आप जानते हैं, एक बार ट्रंप चले गए, बस बात खत्म। तो वे 1 और 1.5 साल 2 साल और सहन कर लेंगे, और फिर आप जानते हैं, हम फिर से वहीं पहुंच जाएंगे जहां से शुरू किया था। वे जानते हैं कि ट्रंप हमेशा के लिए नहीं है। वे जानते हैं कि कोई और प्रशासन आ सकता है और नीति बदल सकती है, और वे इसी पर दांव लगा रहे हैं। और अरब दुनिया के ज्यादातर राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार भी यही है। और मुझे लगता है कि अभी हम एक ठहराव की स्थिति में हैं। सब कुछ ठहरा हुआ है। सब कुछ ठहरा हुआ है। मेरा मतलब है, कोई सच में नहीं जानता कि हम कहाँ जा रहे हैं। ईरानी शासन पूरी तरह से बरकरार है। ठीक है, उनकी सैन्य क्षमताओं को गंभीर रूप से कमजोर किया गया है। हमास कमजोर हुआ है, हिजबुल्लाह कमजोर हुआ है, लेकिन वे अभी भी मौजूद है। वे फिर से हथियार जमा कर रहे हैं, भर्ती कर रहे हैं और फिर से संगठित हो रहे हैं। और भगवान ही जानता है कि वे हमारे लिए क्या योजना बना रहे हैं। और इन लोगों में बहुत धैर्य है। याद रखो, हम हमेशा कहते हैं कि अगर पश्चिमी देशों में उतना ही धैर्य होता जितना मुसलमानों में है, तो हम बहुत बेहतर स्थिति में होते। लेकिन मुसलमान बहुत धैर्यवान लोग हैं। और आप कहेंगे मुसलमान या आप कहेंगे अरब, इसमें अलग अलग पहलू हो सकते हैं। दोनों दोनों मुसलमान और अरब। मेरा मतलब है, वे, आप जानते हैं, कुरान की आयत है जिसमें लिखा है कि भगवान धैर्यवान लोगों के साथ है। और उनके लिए, आप जानते हैं, वे समय को सालों से नहीं बल्कि दशकों, सदियों से मापते हैं। और इसलिए अरब और मुस्लिम दुनिया में कोई भी जल्दी में नहीं है। वे जानते हैं कि जब तक भगवान आपके साथ हैं, तब तक, आप जानते हैं, आपको जल्दी करने की जरूरत नहीं है। अल अजल मिन शैतान, वे कहते हैं, जल्दबाजी शैतान का काम है। जल्दी मत करो, धैर्य रखो। देखो, अमेरिकी राजनीतिक संस्कृति में समस्या ये है कि वहां धैर्य के लिए बहुत कम समय होता है, क्योंकि आपकी शक्ति, आपका प्रभाव और आपकी वैधता लोगों द्वारा तय होती है। ये चुनावों से तय होती है। तो आपको अरब मुस्लिम दुनिया में ये समस्या नहीं होती, क्योंकि वहां कोई लोकतंत्र नहीं है। खैर, हम सब जानते हैं कि अमेरिकियों को समाधान चाहिए, और वो भी तुरंत। और वे सोचते हैं कि, और ईरानी ये बात बहुत अच्छी तरह जानते हैं, और वे इसका पूरा फायदा उठा रहे हैं। और यहीं से यहूदी विरोधी भावना आती है। लोग सोच रहे हैं कि आखिर कैसे यहूदी विरोधी भावना, खासकर पश्चिमी देशों में, इतनी बेकाबू हो गई है, क्योंकि ईरानी, कतरी और तुर्क, इस्लाम के दोनों चरमपंथी पक्ष, चाहे वो सुन्नी हो या शिया, उन्होंने इजराइल को स्वतंत्र दुनिया के लिए एक भटकाने वाली समस्या के रूप में पेश किया है। तो जब तक वे इजराइल को बलि का बकरा बना सकते हैं, तब वे परमाणु दौड़, बैलिस्टिक दौड़ और आतंक की दौड़ में आगे बढ़ते रहते हैं, पूरा सिस्टम बनाए रखते हैं और इजराइल को दोष देते हैं। और यही चीज है जो उन्होंने बहुत हद तक हासिल की है। साफ तौर पर पश्चिमी देशों के यहूदियों को भी इस बात पर यकीन दिला दिया है कि इजराइल ही समस्या है, इजराइल ही खलनायक है। आप जानते हैं, इजराइल ही वो है जो भी वे कहते हैं, नरसंहार वाला हिस्सा। वे हर तरह का कचरा, आप जानते हैं, कचरा। ये वाकई बहुत हाँ, बड़ा हम है। देख रहे हैं, हम देख रहे हैं कि ये बात लोगों के मन में बैठ जाती है। जानते, फिर से ये उसी युद्ध की ओर जा रहा है। वही धारणा युद्ध जिसके बारे में आप बार बार बात करते हैं। सब कुछ धारणा पर निर्भर करता है। आप कौन सी धारणा बनाने में सफल होते हैं, आपका लोगों के सोचने के तरीके पर कितना प्रभाव है। और ये बहुत महत्वपूर्ण है। और यही कारण है कि आज दुनिया के अधिकांश हिस्सों में, और वैसे भी हमेशा से ही कई लोगों के बीच धारणा यही रही है कि, आप जानते हैं, मध्य पूर्व में वहां एक संघर्ष है, और इस संघर्ष में अच्छे लोग बनाम बुरे लोग हैं,
और बुरे लोग जाहिर है इजराइल। तो वो धारणा बनी रहती है। आप उसे कैसे बदलेंगे? इसमें समय लगेगा, ये आसान नहीं है। और हमें बाहरी सहयोगियों की जरूरत है। मतलब मध्य पूर्व में, पूरे मध्य पूर्व में सच में ऐसे लोग हैं। अरब जगत में, ड्रूज समुदाय में, तुर्कमेन समुदाय में, यजीदी समुदाय में, बहुत सारे हैं। मेरा मतलब है मध्य पूर्व में 100 से 150 मिलियन अल्पसंख्यक लोग हैं। और वहां पश्चिम में आपके पास 700 मिलियन इंजीलवादी ईसाई हैं, जिनमें से कई खुले तौर पर इजराइल के पक्ष में हैं। लेकिन इसके लिए वास्तव में जरूरत है, मुझे लगता है, बुरे लोगों के खिलाफ जवाबी हमले का विस्तार करने की जरूरत है, अगर आप चाहें, ताकि शासन, ईरानी शासन और तुर्कों को बेनकाब किया जा सके, कतरियों को भी। ये बहुत जरूरी है कि दूसरे सहयोगी भी ऐसा करें और सिर्फ इजराइल ही हमेशा अपनी रक्षा करने की कोशिश न करे। और ये बहुत जरूरी है कि राष्ट्रपति ट्रंप के पास जाकर उनसे पूछा जाए कि आप कतर के साथ, मुस्लिम ब्रदरहुड के मुख्य प्रायोजक के साथ व्यापार क्यों कर रहे हैं, और आप राष्ट्रपति एर्दोआन के साथ खुद को क्यों जोड़ रहे हैं, जिन्होंने मुझे लगता है कुछ दिन पहले ही जायोनिज्म के बारे में कुछ कहा था। ये सबसे बड़े खतरों में से एक है। इन सभी टिप्पणियों, इस पूरे उग्र लाल इजराइल विरोधी उग्र भाषण का असर बहुत बुरा है। और हम देख रहे हैं कि तुर्की की इस शत्रुतापूर्ण नीति के कारण इजराइल और तुर्की के संबंधों में तनाव बढ़ रहा है। और आप जानते हैं, मुझे लगता है कि ट्रंप प्रशासन इसमें भूमिका निभा सकता है, या खुद राष्ट्रपति ट्रंप। लेकिन हम कतर के शासकों या एर्दोआन पर अपनी नीति नरम करने के लिए दबाव डालने की कोई कोशिश नहीं देख रहे हैं। आप जानते हैं, हम ये नहीं कह रहे कि कतर और तुर्की सुबह उठकर इजराइल समर्थक बन जाएं, लेकिन हम उनसे बस इतना कह रहे हैं कि वे अपनी बयानबाजी नरम करें, जो कि बहुत जरूरी है। तो ट्रंप अपनी तात्कालिक मंजिल के तौर पर 3 नवंबर को देख रहे हैं। मुझे लगता है कि उनकी नजर में जो भी चीज इसे हिला सकती है, आप जानते हैं, जो प्रतिनिधि सभा और सेनेट दोनों में मिड टर्म्स जीतने की संभावना को डगमगा सकती है। आप जानते हैं, ट्रंप की अपनी घरेलू और आंतरिक राजनीतिक चिंताएं हैं, जो मैं समझता हूं वैसे। लेकिन जब विदेश नीति की बात आती है तो आपको बहुत सावधान रहना चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही है। तो क्या अब इसे पलटने का कोई तरीका है? अब जहां हम हैं, यानी अगस्त के मध्य में, उसे पलटने का एकमात्र तरीका, हमारे पास मूल रूप से अमेरिकी मिड टर्म चुनावों के लिए लगभग 2.5 महीने बचे हैं। ऐसा लगता है कि अमेरिकियों का मानना है कि जबरदस्त आर्थिक दबाव, जिसे वे वास्तव में शासन के खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं, वास्तव में शासन के पतन का कारण बन सकता है, जब तक कि वे अपना दबाव कम नहीं करते। लेकिन क्या आपको लगता है कि इसे कुछ मजबूत सैन्य कार्रवाई के साथ जोड़ा जाना चाहिए? हाँ, मैं सहमत हूं, क्योंकि मध्य पूर्व में, हमारे क्षेत्र में, लोग विजेताओं की प्रशंसा करते हैं, या उनके साथ जुड़ना या उनके साथ होना पसंद करते हैं। अगर आप कमजोरी दिखाते हैं, और अगर आप युद्ध नहीं जीत रहे हैं, और अगर आप अपने वादे और धमकियां पूरी नहीं कर रहे हैं, तो लोग, आप जानते हैं, वे आपसे दूर हो जाते हैं। वे आपको सिर्फ कमजोर नहीं समझते, बल्कि आपसे दूर भी हो जाते हैं। जैसा कि हमने मक्का समझौते में देखा था, जहां 3 प्रमुख मुस्लिम देशों ने यह तय किया या ये निष्कर्ष निकाला कि अमेरिका एक भरोसेमंद साझेदार नहीं है। हम सुरक्षा के लिए उन पर भरोसा नहीं कर सकते, इसलिए हम अपनी ही दिशा में जा रहे हैं, और ये बहुत बुरा है। वैसे ये देखना मुश्किल होगा कि अगर तुर्की पर हमला होता है तो पाकिस्तान और सऊदी अरब उसकी रक्षा के लिए आएंगे। ये देखना मुश्किल है। ठीक है, मेरा मतलब है, मैंने कहा था कि यह कहना अभी जल्दबाजी होगी, लेकिन मैंने प्रतीकवाद के बारे में बात की थी। प्रतीकवाद। प्रतीक बहुत महत्वपूर्ण है। वहाँ एक समझौता है, वहाँ एक सहमति है। मुझे लगता है कि यह समझौता एक संदेश भेजने के लिए है, एक राजनीतिक संदेश, या अमेरिकियों और उनके सहयोगियों को एक चेतावनी, ज्यादा कुछ नहीं। जमीन पर कोई कार्रवाई नहीं, हमें तुरंत कोई कार्रवाई देखने को नहीं मिलेगी। मैं नहीं देखता कि तुर्की, उदाहरण के लिए, हौथी हमलों के खिलाफ सऊदी अरब की रक्षा के लिए दौड़ रहा है, और मैं नहीं देखता कि पाकिस्तान तुर्की में सैनिक भेज रहा है। ऐसा निकट भविष्य में नहीं होने वाला। लेकिन जो फिर से महत्वपूर्ण है वो है धारणा। बहुत से लोगों के लिए, आप जानते हैं, अरब और मुस्लिम दुनिया में ये बहुत अच्छा है। कोई भी ऐसा एकता का कार्य जो अरबों या मुसलमानों को एक साथ लाता है, वो अरब दुनिया में स्वागत योग्य है, और इसे एक संकेत के रूप में देखा जाता है।
सही दिशा में पहले कदम के रूप में। ये एक छोटा सा कदम है, इसमें समय लगेगा, लेकिन ये चीजें बढ़ सकती हैं। और यही उम्मीद है अरब मुस्लिम दुनिया के कई लोगों की कि हमने भविष्य के सहयोग के लिए अभी नींव रखी है। हाँ, बिल्कुल। और जैसा आप कहते हैं, ये वास्तव में अमेरिका के लिए एक चेतावनी है। अपनी ताकत का इस्तेमाल करो, समझदारी से करो, लेकिन करो और बड़े पैमाने पर करो। बिल्कुल, और जब हमें आपकी जरूरत हो तो हमें ये जानना जरूरी है कि आप हमारी रक्षा के लिए मौजूद हैं। और ये हमारी सुरक्षा के लिए ये बेहद जरूरी है कि इज़राइल और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच कोई दूरी न हो, क्योंकि अरब दुनिया एक मजबूत अमेरिका और एक मजबूत इज़राइल को अपने लिए एक मजबूत आधार के रूप में देखती है, क्षेत्रीय स्थिरता के लिए जो उभरती और यहां तक कि विध्वंसक शक्तियों के विपरीत है। और फिलिस्तीनी, वे उन्हें एक विध्वंसक शक्ति के रूप में देखते हैं। हमास, हूथी, हिजबुल्ला और इराक में जो हैं, तो आप जानते हैं, हम देख रहे हैं कि इराकी सरकार द्वारा इन ईरानी शासन समर्थित ताकतों और अन्य देशों के खिलाफ बयान और घोषणाएं दी जा रही हैं। लेकिन उन्हें एक मजबूत अमेरिका देखना जरूरी है, और आदर्श रूप से उन्हें एक मजबूत अमेरिका इजराइल गठबंधन देखना चाहिए। यही उनकी अपेक्षा है। और यही एकमात्र तरीका है अब्राहम समझौते का विस्तार करने का। अगर आप अन्य अरब और मुस्लिम देशों को अब्राहम समझौते में शामिल होने के लिए राजी या कायल करना चाहते हैं। मक्का समझौते ने वास्तव में सऊदी अरब को अब्राहम समझौते से दूर कर दिया। सऊदी अरब मूल रूप से कह रहा है, नहीं, मैं इसराइल के साथ गठबंधन नहीं चाहता, मैं तुर्की और पाकिस्तान को प्राथमिकता देता हूं। ये अमेरिकी प्रशासन के लिए एक तमाचा है। हाँ, आज का सबक यही है कि हमें यह सुनिश्चित करना है कि हम सबसे ताकतवर पक्ष बने रहें, और इसके लिए ताकत का इस्तेमाल करना जरूरी है। ये मध्य पूर्व है, ये हमारा मध्य पूर्व है। और यही हम अपने कार्यक्रम में करते हैं। मध्य पूर्व के बारे में उन लोगों को समझाते हैं जो मध्य पूर्व के निवासी नहीं हैं और जो लोग इस क्षेत्र के बाहर हैं, जो अरब संस्कृति, इस्लामी संस्कृति को नहीं जानते। ये बहुत महत्वपूर्ण है। बारीकियों पर ध्यान दें, जो कहा जा रहा है उस पर ध्यान दें, प्रतीकों पर ध्यान दें जो बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत बहुत महत्वपूर्ण। और जिस तरह ये बातचीत महत्वपूर्ण है, उसी तरह हर हफ्ता भी महत्वपूर्ण है। हाला डेविल, मेरे सभी प्रिय मित्र और सहयोगी, मैं डैन डाइकर हूं। इस नाटकीय और संकटपूर्ण समय पर हमारे कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।